नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर उषा माहेश्वरी पुंगलिया जी द्वारा लिखित भाग्य के खेल को प्रदर्शित करती हुई स्त्री विमर्श की एक कहानी मैं तो बसंती हूँ। बसंती लौट आई। यह वाक्य हवा में तैरता हुआ सब जगह पहुंच चुका था, आस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में भी। उसके पहले आई थी उसकी बदनसीबी। सबके दिमाग में एक ही बात आई, बेचारी कितने अरमानों से ब्याही गई थी। किसने सोचा था इस खूबसूरत धनवान बाप की इकलौती बेटी का भाग्य इतना खोटा होगा। किसके ललाट पर सुख का टीका होता है, इसे कौन पहले से पढ़ पाता है। पर बसंती के पिता भाग्य के आगे हार मानने वाले नहीं। उन हरामजादों को जेल की चक्की पिसवा कर रहेंगे। उन्होंने कठोरता से सबको खबरदार किया। कोई मेरी बेटी को बेचारे कहकर दया न दिखाए। कोई सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा, लेकिन कोई बसंती को तंग ना करे। बुरे स्वप्न की तरह सब भुला दें। मैंने भी सुनी थी यह खबर। यकीन नहीं आया मुझे। कैसे यकीन आता? कितनी प्यारी सी है बसंती, एकदम चंचल, चपल, हिरनी सी, दिखने में खूबसूरत और व्यवहार में अल्हड़पन, एकदम भोली भाली, किशोर, ग्रामीण बाला सी। उसकी मेरी जीवनचर्या में कितनी बड़ी भूमिका थी, यह तो मैंने उसके ससुराल जाने के बाद जाना था। कभी रोज पढ़ने के लिए मेरे पास आती थी, बिल्कुल सही, घड़ी की सुई की तरह पाबंद, किंतु शरारती इतनी कि मैं लाख सिर पटक लेता, मगर उसकी खनकती संगीत लहरियों सी हंसी न थमती थी। और पढ़ती भी थी तो कछुआ चाल से। उसकी उपस्थिति की अनुभूति मात्र से मेरे मन में खीज भरती, लेकिन अनजानी सी प्रसन्नता से मेरा सारा कमरा महक उठता, मेरा रोम रोम खुलस जाता। सचमुच वह मेरे लिए कविता सी थी। जब वह आती तो गुस्साता मैं और मुस्कुराती वह। जब वह चली जाती तो उसका साया जैसे वहीं रह जाता, मेरी आंखों से चिपका। मैं सोचता, पता नहीं बसंती में कैसी गंध है जो उसके जाने के बाद भी कमरे में भटकती रहती है। उसकी हंसी हवा की लहरियों में गूंजती रहती है। मुझे हर पल एक साया सा उपस्थित दिखाई देता, जैसे कभी वह डोलती हुई दीवारों से टकराती, कभी इस कोने से उस कोने में झुक झुक कर जैसे कुछ खोजती सी भटकती, और कभी किसी दीवार के सहारे पीठ टिकाकर सीधी खड़ी हो जाती, गुमसुम, उदास सी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कभी खिड़की से मुंह बाहर निकालकर देखने लगती, सड़क से गुजरती सवारियों के रेलों को, बसों में, टेम्पो में, कारों, स्कूटरों में, टैक्सियों में और पैदल गुजरते लोगों को आंखें फाड़े देखती हुई कभी चहकती और कभी उदास हो जाती। फिर इन सब से ऊब कर चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ जाती। उसकी यह उपस्थिति मुझे कितना अवसाद से भर देती है, यह मैं बार बार महसूस करता, लेकिन वह है ढीठ बच्चे की तरह कि जाकर भी नहीं जाती। उसकी बातें, हरकतें और किलकारियाँ सभी यहीं रह जाती थीं। मुझे खिजाना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह कहती, गुरुजी, आप गुस्से में बर्बर सिंह लगते हैं, पर मैं नहीं डरती। मैं किसी बर्बर सिंह से नहीं डरती, क्या समझे? चिल्लाओ मत मुझ पर, मैं अपने बाबूजी से चुगली कर दूंगी। हाँ, नहीं तो। मैं हार कर कहता, तुम जाओ न बसंती, क्यों तंग करती हो मुझे? तुम्हें तो नहीं पढ़ना है, मगर मुझे तो पढ़ने दो। मैं अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहता।
वह पल भर को डर जाती, कहीं मेरी आवाज़ उसके माँ बाप न सुन लें। कुर्सी से उठ खड़ी होती, तो आप सीधा कहिए ना कि आज आप मुझे नहीं पढ़ाना चाहते। मुंह बनाकर आगे कहती, तो मुझे ही कौन पढ़ना है? तुम तो सिर खपाओ इन मोटी मोटी किताबों में। और फिर मेरी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार अपनी आंखों पर चढ़ा किताबों के रैक की तरफ चली जाती। एक एक किताब निकाल कर उनके टाइटल पढ़ने का नाटक करती। बीच बीच में मुझे देखती रहती। मैं खींच भरी मुस्कान ओढ़े लाचार सा उसे देखता रहता। मुझे अपनी तरफ देखते देख डांटती, अब आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं भी तो पढ़ रही हूँ। मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी में छपी इन किताबों के नाम तक तो सही से पढ़ नहीं सकती। हाँ, बहरहाल वह मेरी सारी किताबों की धूल झाड़ देती और सुनाती भी। ये हाल है इन बेचारी किताबों का, मिट्टी और दीमक एक साथ चाट रही थी इन्हें। ये तो अपनी खैर समझो, मैंने इन्हें सही कर दिया। फिर पत्रिकाओं की बारी आती, वे भी अंग्रेजी की ही होती, लेकिन उनमें छपे रंगीन चित्रों को वह बड़े चाव से देखती। वह हिंदी माध्यम में पढ़ती थी और अंग्रेजी गणित में फेल होती। उसके पिता किसी तरह अपनी इकलौती बेटी को हाई स्कूल पास कराना चाहते हैं। खुद तो घी तेल तौलते तौलते ही धनवान हो गए। मेरे जैसा फ्री मास्टर उन्हें घर बैठे ही मिल गया। उनका किराएदार जो हूँ, MSc मैथ्स का छात्र हूँ। बसंती को पढ़ाने की इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होती। उनके दोस्त का भतीजा हूँ, देखा भाला भला सा लड़का, पूर्ण विश्वसनीय। बसंती पर चौकीदारी की ज़रूरत नहीं। मेरे पास टालने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं अपना खर्चा ट्यूशन से ही निकालता हूँ। तो जैसे ही उन्हें यह पता चला, मुझसे बोले, इस साल मेरी बेटी मैट्रिक की परीक्षा देगी, आप उसे भी अंग्रेजी गणित पढ़ा दीजिएगा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया। वह हिरनी सी उछलती कूदती सामने आ खड़ी हुई, अपने पिता से मुखातिब हुई। क्या बाबूजी? मैंने देखा तीखे नैन नक्श वाली गोरी चिट्टी लंबी सी एक शोड सी खड़ी थी। खनकती आवाज, काले घुंघराले बालों की घटाओं से आवृत चेहरा पूनों के चांद सा झिलमिला रहा था। उसके पिता ने कहा, बसंती नमस्ते कर, तुम्हारे नए मास्टर जी हैं। मैं चौंका। नए मास्टर जी सुनकर क्या मुझसे भी पहले कई आ चुके हैं? वह उससे भी ज्यादा चहकती हुई बोली, नए मास्टर जी? ये तो अपने किराएदार हैं। मास्टर जी कोई ऐसे होते हैं क्या? ये तो खुद पढ़ने जाते हैं, मुझे क्या पढ़ाएंगे? उसने शरारत से मुझे देखकर कहा। उसके पिता ने डांटा, तेरे से बड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लड़कों को पढ़ाते हैं, समझे? फिर मुझसे मुखातिब हुए, आप तो इसे अभी से पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। मैं उसकी शरारती नजरों को देखकर हक्का बक्का हो गया। उसके पिता की बात सुनते ही मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा, अभी तो मुझे बाहर जाना है, कल शाम से पढ़ा दूंगा। अपनी जान छुड़ाकर भागा, लेकिन कितनी दूर। दूसरे दिन ही शाम को जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा सामने दरवाजे के पास जमीन पर ही एक किताब खोले ध्यान मग्न पढ़ रही है। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो। सुनकर खुशी से चहक कर बोली, जी हाँ मास्टर जी, आप पढ़ाइए, अब मुझे आपकी शिष्या पढ़ने के लिए तैयार है। उसका उत्साह देखकर टालने का कोई बहाना ही नहीं सूझा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुझे लगा वह पढ़ने आना अपनी तन्हा खामोशी से निकल भागने का उसका बहाना भर था। इसी से एक दिन मैंने उसके पिता से कह दिया था, अब इसे ब्याह करके ससुराल भेज दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई इसके बस की नहीं। वह वहीं खड़ी थी, तमक कर बोली, गुरुजी ज्यादा घमंड मत कीजिए अपनी पढ़ाई का, आपको खुद पढ़ाना नहीं आता और आप हैं कि मेरी चुगली करते हैं। और मैं सहम गया उसकी झपकती पलकें देखकर। उसके पिता ने डांटा, तुझे लाज नहीं आती? अपने बड़ों से ऐसे बोलते हैं? चल भाग, जा अंदर, अपनी माँ से कह मास्टर जी के लिए चाय भेजे। वह आंखों से ही डपटती हुई अंदर चली गई। तब से मैंने अपने कान पकड़ लिए, लेकिन वह क्या है जो दूर होकर भी पास रहता है।
उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। जितना दूर भागने का प्रयास करता हूँ, असफल होता हूँ, क्योंकि वह सामने होकर अपनी शरारतों से तंग करती है मुझे, और जाने पर रह जाती हैं उसकी बातें, हरकतें, किलकारियाँ मेरे दिमाग में, जो मेरे कमरे में गूंजती रहती हैं। मैं भी अब बराबर तना रहता हूँ। जो उसे पसंद नहीं वही करता हूँ। जैसे उसे तेज़ हवा पसंद नहीं, मैं पंखा फुल स्पीड पर चला देता हूँ, लेकिन वह आते ही कहती है, कैसे गुरुजी हैं आप? आपको इतना भी नहीं पता कि तेज पंखा चलाने से आदमी बीमार पड़ जाता है। आप बीमार पड़ गए तो सेवा भी मुझे ही करनी पड़ेगी ना, और मेरी पढ़ाई का कितना अर्जा होगा। और पंखे की स्पीड आधी कर देती। मुझे लगता एक ठंडी हवा का महकता हुआ झोंका मेरे से लिपटा जा रहा है। मैं चाहकर भी डांट नहीं पाता उसे चाहकर भी भगा नहीं पाता। कल्पना करता हूँ कि यह बस एक बार यहाँ से चली जाए तो मैं कमरे की सारी खिड़कियाँ, दरवाजे एकदम बंद कर दूंगा। फिर चाहे यह लाख चिल्लाए, सिर पटके, मिन्नतें करे, चाहे मर भी जाने की धमकियां दे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। देखता हूँ कैसे दुखी करेगी मुझे। आखिर हार कर खुद ही चली जाएगी और मैं मुक्त। ओह, मैं सांस तो ले सकूंगा, नहीं तो मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। मैं बार बार झुंझलाता हूँ, दुनिया में जाने कैसे कैसे लोग हैं जो दूसरों की नींद हराम कर खुद चैन से सोते हैं। इस मुसीबत को मेरा सिर खाने के लिए यहाँ छोड़ गए। बसंती की हंसी फूटती, हाय गुरुजी, आपका सिर तो सही सलामत है, और यह कहकर भाग जाती। उसकी हंसी की खनक मुझे कल्पना के घोड़े पर बैठा देती। मैं हवाई चाल से उड़ने लगता। मुझे लगता जैसे आसमान मेरे कंधों पर झुका आ रहा है। सामने दूर तक समुद्र फैला हुआ है। किनारे पर कई जहाज खड़े हैं। मुझे इन्हीं जहाज़ों पर बैठकर कहीं दूर किसी की खोज में जाना है। कहीं दूर द्वीप पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जहाज स्थिर खड़े हैं, नाविक ऊँघ रहे हैं। चारों ओर घना अंधेरा पसरा है, जैसे सारी रोशनियां पानी में कूदकर आत्महत्या कर चुकी हैं। अचानक चौंधियाने वाला बड़ा उजाला समुद्र के मंच पर फैला और दिखाई दी कई जवान जिस्मों की थिरकन पानी पर ही कदम ताल कर रही है, चक्कर घिन्नी सी घूम रही हैं। उनके ऊपर रोशनी का फव्वारा सा पड़ रहा है। वे नंगी अधनंगी नर्तकियां किसी कैबरे होटल की याद दिला रही हैं। सचमुच सभी परियों सी सुंदर, गोरी, चिकनी, सुडोल बदनों वाली परियां सी। सभी की सूरतें बसंती से मिल रही थी। वे नाचती हुई ऐसी लग रही हैं जैसे हवा में तैर रही हैं। उनके हाथों पैरों की हरकतें, जिस्मों के लटके झटके कालिदास की नायिकाओं की याद दिला रही हैं। रीतिकालीन कवियों की अभिसारिकाएं ही जैसे मूर्तमान हो उठी हैं। मैं कल्पना के घोड़े पर सवार सोच रहा हूँ, यह होटल समुद्र के आंगन में न होकर बीच नगर में होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम मेरी रीढ़ के सहारे कोई गंध न रेंगती। नंगी भीगी हुई चौंधियाती रोशनियों के साए मेरी पलकों पर तो न झुकते। सचमुच भीड़ के किनारे खड़े होकर अपने अकेलेपन से जूझना कितना कष्टपूर्ण होता है। मेरी तन्हा सालों की जिंदगी की एक रास्ता मानसिक यंत्रणा बन गई बसंती से मिलकर। इस अनायास स्थिति को अनचाहे स्वीकारते वक्त भी यह इतनी भयावह तो नहीं थी, और अब इस हालात में ज्यादा दिन रहना भी नहीं है। फिर भी कभी कभी खुद ही डर जाता हूँ, खासकर ऐसे समय में जब मुझे लगने लगता है कि मैं किसी ऐसे धुंधलके में फंस गया हूँ जहाँ कोई तस्वीर, कोई अनुभूति अपनी पूर्णता से नहीं उभरती, सिर्फ अपने होने भर का एहसास देती है और खो जाती है। उफ, कितनी गर्मी है। इस बार तो मौसम भी बड़ा रूठा हुआ है।
हमारी बसंती के भाग्य की तरह ही। वह ससुराल से बैरंग लिफाफे की तरह लौट आए है, अनेक प्रश्न चिन्हों को ओढ़े हुए। सावन भादो बीत जाने के बाद भी वर्षा का कहीं पता ही नहीं, और जगहों पर बाढ़ आई है और हमारे यहाँ सूखा है। प्रकृति भी कितनी असंतुलित हो उठी है। बसंती के व्यक्तित्व की तरह बसंती लौट आई। यह वाक्य मुझे फिर गहरे अवसाद में धकेल गया। सच, उसकी उजली सद्य स्नात धूप सी छवि को कभी भुला सकता था मैं? वह यहाँ से, इस कमरे से कभी गई ही नहीं थी। मेरे कई बार धकेलने के बाद भी नहीं गई थी। वह हमेशा कहती, गुरुजी, आप कितनी नाराज हो जाओ, आपका यह ऊपरी गुस्सा है, अंदर से आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो पढ़ने आती हूँ, वरना कौन मुझे नौकरी करके मेम साहब बनना है। मैं तो बसंती हूँ, बसंती ही रहूंगी और बसंती ही रहना चाहती हूँ। उसका गुरुजी कहना मुझे खिजाता था। उसे कितनी ही बार कहा, सर कहा कर, लेकिन वह रही ढीठ गुरुजी की भक्त शिष्याई। पूरी सेवा करती, मेरा कमरा करीने से करती, मेरे मना करने पर कहती, आपको तो लाज लगती नहीं, लेकिन मुझे तो लगती है कि मुझे इतनी गंदी जगह बैठना पड़ेगा। जाइए, आप नहा आइए, तब तक सब रेडी करके आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर पढ़ाने बैठिए। ये रोज रोज क्या धांधली है, आपकी पगार कट जाएगी। पगार देना इसके पिता को कभी याद ही नहीं आया, और मैं शायद बसंती के सम्मोहित करने वाले व्यवहार से इस तरह बंध गया कि मांगना ही उचित नहीं लगा। उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता। कंजूस की बेटी, तुझे तो थिएटर में जाना चाहिए था, तेरी एक्टिंग की वहाँ बहुत तारीफ होती, यहाँ यूं ही मेरा सिर खाली करती रहती है। सच्ची गुरुजी, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ? पास आकर मेरा हाथ पकड़कर कहती, तो ले चलिए ना मुझे थिएटर, देखना अच्छों अच्छों की छुट्टी कर दूंगी। वो नाचूंगी, वो नाचूंगी कि, और वह नाचना शुरू कर देती। मैं खींचकर नहाने चला जाता। एक दिन वह ससुराल चली गई, बिना हाई स्कूल पास किए। सचमुच तब मुझे लगा मैं कितना अकेला रह गया हूँ, एकदम अस्त व्यस्त सा हो गया हूँ। बेमौसम घिर आए बादल सा, ओले गिरने लगे हैं, धरती आसमान सब घूम रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं, और एक दिन अचानक ब्रेक लगने से सब झटके से रुक गया। मैं जड़वत खड़ा रह गया जब सुना बसंती लौट आई सदा के लिए। क्यों? मैंने पूछा था। तुरंत उत्तर किसी ने नहीं दिया था। फिर किसी का धीरे किंतु स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, हिजड़ा है लड़का। दूसरे स्वर में कटाक्ष किया, हमारे देश में अब हिजड़ों की भी बारातें निकलती हैं और शादियां होती हैं, कितने प्रगतिशील हैं हम। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया था, लेकिन अंदर से अचानक सीधी खड़ी तराजू को जबरदस्ती हिला दिए गए पलड़ों की तरह मैं हिल गया था। मेरे सीने पर किसी ने गरम सलाख दे मारी हो। मैं समय चक्र सा घूम गया। मेरे सामने सारे मौसम की ऋतुएं पतझड़ के एक ही बिंदु में सिमटकर बेआवाज तटस्थ गति से घूमकर काले धब्बे में बदल गई। मैं छाती पर पत्थर रखकर उससे मिलने गया। मुझे देखकर उसके उदासियों की स्याही में नहाए चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन दूसरे ही पल आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने सांत्वना भरा हाथ उसके सिर पर फेरा और कहा, तू तो बसंती है, तू मुरझा नहीं सकती। समय के थपेड़े, आंधी तूफान तुझे कोई नहीं उजाड़ सकते। तू सदा मुस्कुराती थी, तू सदा मुस्कुराएगी। मेरी बातें सुनकर उसकी रुलाई वेग से फूट पड़ी। मेरे कंधे पर सिर रखे रोती हुई वह कह रही थी, गुरुजी, मैं आपको बहुत सताती थी ना। देखो, नीली छतरी वाले ने मुझे सजा देकर फिर पढ़ने भेजा है। मैं पढ़ूंगी गुरुजी। मैं उस मासूम के साथ विश्वासघात से आतंकित सोच रहा
हमारी मानसिकताएं कितनी गिर गई हैं। कैसे कैसे धोखे हम अपने ही लोगों को देते हैं। दहेज की लालच का ऐसा विद्रूप और कहाँ देखने को मिलेगा। कब तक? पर उत्तर कहाँ था। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत बसंती, धीरज रख। सच्चा इंसान कभी हार नहीं मानता। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा ब्याह होगा। उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं गुरुजी, अब दोबारा मुझे गाली मत देना। मैं चौंका, सुनकर सहम गया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी, एक संकल्प था, आत्मविश्वास था, स्वयं अपना सहारा बनने का। मेरे कानों में फिर जैसे उसने कहा, मैं तो बसंती हूँ, बसंती ही रहूंगी। यह थी डॉक्टर उषा माहेश्वरी जी पुंगलिया द्वारा लिखी एक रोचक मार्मिक कहानी, मैं बसंती हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।